ओके, सो वी शैल स्टार्ट विद कर्व्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब मैं बात करूंगा कि कुछ कर्व्स ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ आई टेक दिस कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है? तो ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करती है भाई? क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करती है? जल्दी से दो तो आंसर। ये कर्व ओरिजिन से पास करती है क्या? ये कर्व ओरिजिन से पास करती है? किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई। हाँ, ईश्वर ने बोला हाँ, नहीं सभी बोल रहे हैं, बाकी नहीं। हाँ, कुछ बोल रहा है हाँ करती है। देखो बेटा, ये कर्व अगर मुझे चेक करना है कि क्या कोई कर्व ओरिजिन से पास करती है, तो उसके उस कर्व के इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, सारे के सारे टर्म्स को एलएचएस में ले आएंगे, ठीक है? सारे के सारे टर्म्स को मैंने एलएचएस में ले लिया। अब अगर ओरिजिन से पास करती होगी तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 रख दो। क्यों रखेंगे 0? x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 क्यों रखेंगे? अरे भैया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। तो अगर ये कर्व ओरिजिन से पास करती होगी तो ये कर्व ओरिजिन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये हो जाता है 0 स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये हो जाता है 0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वाली चीज देती है माइनस ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब LHS और RHS बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है? अभी भी इस तरह से देखोगे तो ये बोलोगे कि सर RHS में बैठा हुआ है 0, तो माइनस ऑफ a स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0 अनलेस और अनटिल a becomes equals to 0। तो ये कर्व हमेशा ओरिजिन से पास करती है, ये चीज ट्रू नहीं है, ठीक है? ये कर्व नॉट सेटिस्फाइड, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अच्छा मैं पूछूं कि बेटा ये वाली कर्व अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, चलो बताओ तो क्या ये वाली कर्व ओरिजिन से पास करती है भाई? क्या ये वाली कर्व ओरिजिन से पास करती है? बोलो तो भाई। सर इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। हाँ बेटा सही है, ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है ओरिजिन पे। तो जो सेंटर होता है वो पॉइंट ऑन सर्कल कभी नहीं होता, कभी भी। अगर मैं सर्कल के ऊपर पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो सर्कल के अंदर पॉइंट होता है, लेकिन सर्कल पे नहीं होता वो पॉइंट। तो सेंटर एक्चुअली में सर्कल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है? ओके, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं इस पे भी यस, कनक से नहीं बोला है भाई। अगर मैं c की वैल्यू को 0 ले लूं, अगर मैं c की वैल्यू को 0 ले लेता हूं, तब देखो तो तब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल्स टू 0। और फिर अगर मैंने c की वैल्यू 0 ले ली, फिर मैं इसमें अगर x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो 0 0 0 0 इन सब को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है? तो आज हम इन्हीं कर्व्स के टेंजेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो फिर से मुझे कुछ नंबर्स चाहिए, फिर से मुझे कुछ बर्थडेज चाहिए। तो जल्दी से बताओ तो सबसे पास में किस बच्चे का बर्थडे है भाई? सबसे पास में किसी का बर्थडे था 5th ऑफ जुलाई। किसका बर्थडे है भाई 5th ऑफ जुलाई को? मे बी पास और मे नॉट, नहीं ध्रुमिल कुमार, शांतनु का बर्थडे है 5th ऑफ जुलाई को, शांतनु का बर्थडे है। तो चलो शांतनु के नाम ये कौन सा है? शांतनु का बर्थडे है भाई 5th जुलाई 2020 को। शांतनु कितने साल का हो जाएगा? आई गेस 17 का हो जाएगा। ओके ओके, सो मेरे पास अब एक कर्व है, ध्यान से देखना, मैं एक ऐसी कर्व लिख रहा हूं जो ओरिजिन से पास करने वाली है, ठीक है? तो मेरे पास एक कर्व है कुछ इस फॉर्म की, a टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 2020, x रेज टू द पावर 2020 प्लस b टाइम्स ऑफ y रेज टू द पावर 2020 प्लस c टाइम्स ऑफ क्या लेंगे भाई? xy रेज टू द पावर xy raised to the power 7th July plus d x raised to the power 5 plus e x raised to the power 5 या e y raised to the power 5 के तो y को अकेला क्यों छोड़ रहे हो? is equals to 0, ठीक है? तो फिर से
सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ 17 का हो जा रहा है। ओके, तो सबसे मेरा सिंपल सा फिर से क्वेश्चन है आपसे कि क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करती है, क्या ये वाली कर्व ओरिजिन से पास करती है भाई? जल्दी से आंसर, हाँ बिल्कुल सही, 0 0 रखेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। इसका मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। तो इस कर्व का टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हो जाएगा? टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हो जाएगा इस कर्व के लिए? इस कर्व के लिए टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हो जाएगा? इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कर्व्स को देख करके कि भाई ये हो जाएगा इस कर्व का टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि कोई भी कर्व होगी तो उस कर्व को ओरिजिन से पास होना पड़ेगा। तो यहां पर कर्व कैसी भी है लेकिन इधर से आके ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। मान लेता हूं कि ये वाली कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो इस कर्व के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट का नाम दे देता हूं x1, y2। फिर से समझो, मैंने ये कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन बना ली और मैं इस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट ले रहा हूं x1, y1, ठीक है भाई। ऐसा कोई पॉइंट ले लिया। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे चाहिए टेंजेंट एट ओरिजिन। फिर से मुझे चाहिए टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। अब टेंजेंट की डेफिनेशन सीकेंट से निकलती है, तो मैं मान लेता हूं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये वाली लाइन मेरी सीकेंट है, जिसका स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। जल्दी से बताओ तो इस लाइन का स्लोप तुरंत बताओ। ये लाइन 0, 0 और x1, y1 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? जल्दी से, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा भाई? आई गेस आवाज आ रही है मेरी? ओके, बिल्कुल सही, y1 अपॉन x1। अरे भाई y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 हो जाएगा इसका स्लोप, दैट इज y1 अपॉन x1, ठीक है। बहुत ही सुंदर आंसर दिया आपने। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि ये वाले पॉइंट को और पास लेके आते हैं, इस पॉइंट पे लेके आ गए तो कुछ ऐसा बनेगा सीकेंट, और पास लेके आ जाएंगे, और पास लेके आ जाएंगे, और फिर एक केस ऐसा होगा जब मैं ये x1 y1 बिल्कुल पास आ जाए 0, 0 के, जब x1 y1 बिल्कुल पास आ जाए 0, 0 के, तो ये वाली चीज जो पहले सीकेंट थी, ये वाली चीज जो पहले सीकेंट थी, अब ये बन जाएगी टेंजेंट। अब ये बन जाएगी टेंजेंट, ठीक है। इसका मतलब एक सीकेंट से टेंजेंट तक आने में मैंने क्या नई चीज कर दी? सीकेंट से टेंजेंट तक आने में आप बोलोगे सर आपने x1 को भी अप्रोच करा दिया 0 के पास और y1 को भी अप्रोच करा दिया 0 के पास, ठीक है। आप यही बोलोगे भाई। ओके, क्या लिख रहे हो भाई? ओके, लेट मी डू दिस प्राइवेट। ओके, हाँ चल, तो आप बोलोगे सर जब टेंजेंट बनाना होगा, जब इसको टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपली क्या करेंगे कि आप इस x1 पॉइंट को भी 0 तक अप्रोच कराओगे और y1 पॉइंट को भी बोलोगे कि भाई तुम 0 के पास चले जाओ। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। अगर ये दोनों पॉइंट 0 के पास जाएंगे तो ऐसा एक लाइन बनेगा जिसको बोलेंगे कि टेंजेंट है वो इस कर्व का, ठीक है। किस कर्व का? इस कर्व की बात हो रही है भाई, इस कर्व का टेंजेंट है। अच्छा ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, अभी भी वो स्लोप y1 अपॉन x1 ही होगा, जहां पर दोनों चीजें हो रही है, y1 भी 0 को टेंड कर रहा है और x1 भी 0 को टेंड कर रहा है। दोनों बहुत छोटी क्वांटिटीज हो जा रही है, 0.000000001 और x1 भी हो जा रहा है 0.00000 सपोज 5, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी और आपको देख के भी लग रहा है कि इस टेंजेंट का स्लोप तो कम से कम 0 नहीं आने वाला, ठीक है। इस टेंजेंट का कुछ तो स्लोप आने वाला है, तो y1 अपॉन x1 दे देगा टेंजेंट का स्लोप। लेकिन अब y1 और x1 दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो y1 अपॉन x1 देने वाला है टेंजेंट का स्लोप। अच्छा, जो पहले स्लोप मुझे दे रहा था सीकेंट का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई, कर्व्स पासिंग थ्रू ओरिजिन में ये वाला कॉन्सेप्ट कि टेंजेंट का इक्वेशन में डायरेक्टली कैसे बता सकता हूं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि बेटा इस कर्व में जो सबसे छोटी डिग्री वाला टर्म है वो कौन सा टर्म है? इस कर्व में जो सबसे छोटी डिग्री वाला टर्म है वो कौन सा टर्म है? Which among these terms, इसको मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बताओ तो
टर्म्स की पोजीशन के, हाँ बिल्कुल सही, डी और ई वाले टर्म्स सबसे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को बोलता हूं फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स, बिल्कुल सही। किसने दिया? ऋषिकेश ने दिया आंसर, फोर्थ और फिफ्थ टर्म सभी को समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि आप क्या करो कि x रेज टू द पावर, जो x का सबसे छोटा पावर है उससे थ्रू आउट आप अपने कर्व को डिवाइड कर दो, ठीक है। x का जो सबसे छोटा पावर है उससे थ्रू आउट आप अपने कर्व को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो x का सबसे छोटा पावर कौन सा है यहाँ पर? x का सबसे छोटा पावर है x रेज टू द पावर 5, ठीक है। एक सेकंड, ओके। तो मैं क्या करूंगा कि a अपॉन x रेज टू द पावर 2020 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 5 कर दूंगा। फिर से सुनो, जो x का सबसे छोटा पावर है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्लस ये ले लेगा b y रेज टू द पावर 2020 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 5 प्लस ये ले लेगा c x रेज टू द पावर 7 c x raised to the power 7 y raised to the power 7 divided by x raised to the power 5 plus d, क्योंकि x raised to the power 5 है, मैं लिख लेता हूं यहां पर एक बार फिर से, x raised to the power 5 divided by x raised to the power 5 plus e multiplied by y raised to the power 5 divided by x raised to the power 5, this thing will be equals to 0, ठीक है। क्योंकि जब RHS में डिवाइड करोगे x raised to the power 5 से तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस चीज को आप इफेक्टिवली कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बन गया a मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 2050 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय, देखो y रेज टू द पावर 2015 लिखेंगे, y रेज टू द पावर 2015 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को, मल्टीप्लाई करेंगे y रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 5, ठीक है। ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। प्लस इस चीज को लिखेंगे c मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 6, नहीं x रेज टू द पावर 6 नहीं, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 5। ये मैंने सही लिखा क्या? देखो तो y अपॉन x रेज टू द पावर, नहीं, यहां से मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं y और x का कॉम्बिनेशन, हाँ y और x का कॉम्बिनेशन निकाल देंगे तो बचेगा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर y रेज़ टू द पावर 5। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं y अपॉन x के टर्म्स को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं स्लोप को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गया आई गेस x रेज़ टू द पावर 7 एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सही, x रेज़ टू द पावर 7 एज इट इज रहेगा, y रेज़ टू द पावर 7 में ब्रेक कर दिया, y स्क्वायर और y रेज़ टू द पावर 5, तो कुछ ऐसा बन गया, प्लस d प्लस e y अपॉन x रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अब कोशिश क्या करो, अभी तक मैंने ये नहीं बोला था कि ये वाला पॉइंट x1 y1 ये वाले पॉइंट को टेंजेंट तक पहुंचा दो, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस कर्व में जो भी कोई जनरल पॉइंट ले रहे हो उसको धीरे धीरे 0 तक पहुंचाना है, 0 तक पास में लेके आना है। तो मैं बोलूंगा कि अब केस ले लो x1 टेंड्स टू 0, y1 टेंड्स टू 0 और y1 अपॉन x1 टेंड्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, y1 अपॉन x1 टेंड्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर ये चीज लिखोगे तो देखो तो ये 0 हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अब कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 इस कर्व के ऊपर जो कि अप्रोच कर रहा है ऑरिजिन को, तो फिर क्या होगा भाई, तो फिर ये वाली चीज 0 हो जाएगी। ये तो देगा मुझे स्लोप, लेकिन स्लोप को क्योंकि y रेज़ टू द पावर 2015 y 0 को टेंड कर रहा है तो ये वाली चीज हो जाएगी 0, ये भी बनेगा स्लोप लेकिन ये दोनों 0 को टेंड कर रहा है, ये वाली चीज भी हो जाएगी 0, ये रह जाएगा d और इधर में बचेगा e multiplied by slope raised to the power 5 is equals to 0, e multiplied by slope raised to the power 5 is equals to 0, बिल्कुल सही है सर, केवल ये दोनों बचेंगे। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आने वाला है, ये m की स्लोप ऑफ टेंजेंट देने वाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आने वाला है माइनस डी अपॉन ई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आने वाला माइनस डी अपॉन ई रेज टू द पावर 1 अपॉन 5। देखो तो m रेज टू द पावर 5, इस d को अगर RHS में ट्रांसफर कर देंगे तो em रेज टू द पावर 5 विल बी माइनस ऑफ d,
फिर e से डिवाइड कर देंगे तो माइनस d अपॉन e क्योंकि m रेज़ टू द पावर 5, दोनों तरफ फिफ्थ रूट ले लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है d अपॉन e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन 5। ठीक है, चल अगर ये बन जाएगा सर थर्ड टर्म में x की पावर कम गई, थर्ड टर्म 1 2 3, हाँ थर्ड टर्म में देखो तो x रेज़ टू द पावर 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया x रेज़ टू द पावर 5 और y रेज़ टू द पावर 5, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया, बच गया y स्क्वायर और यहाँ पर आ गया x रेज़ टू द पावर 7। सही तो है बेटा? कौन पूछ रहा है विष्णु? सही है भाई, सही है, ठीक है। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे मिल गया। अच्छा, बहुत खूबसूरती से मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। तो जब ऑरिजिन पर टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं और टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया तो क्यों ना टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लें। और जब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने जाएंगे तो हम बोलेंगे y माइनस y1। क्यों y1? क्योंकि अब ऑरिजिन की बात हो रही है। तो will be equals to स्लोप टाइम्स ऑफ, स्लोप क्या है भाई? माइनस d अपॉन e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 0 टाइम्स ऑफ x माइनस 0। ठीक है, ठीक है, हाँ ईश्वर बराबर है। ओके, अब देखना जादू, अब देखना जादू। ये वाली चीज मैं इरेज कर रहा हूं। यहां तक अगर किसी को कुछ स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो जल्दी से नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से थम्स अप कर दो भाई, पता चल जाए कि आपने फोटो उठा ली है, फोटो उठा ली है। ओके, आई गेस इतने देर में उठा ली होगी फोटो। चल, तो क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। फिगर आपको समझ में आ गया? देखो यहां पर क्या होने वाला बेटा, ये वाली चीज हो जाएगी कि सिंपली लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल्स टू माइनस d अपॉन e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ x। ऐसा कुछ हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस d अपॉन e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ x। अगर दोनों तरफ रेज़ टू द पावर 5 कर दें तो ये बन जाएगा y रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d अपॉन e x raised to the power 5, which is same as e y raised to the power 5 plus dx raised to the power 5 is equals to 0। ठीक है, ये था मेरा टेंजेंट। फिफ्थ पावर लिया तो कुछ ऐसा बन गया और फिर ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, अब यहां से एक जनरल स्टेटमेंट आता है, यहां से एक जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे। वो जनरल स्टेटमेंट क्या है? देखो तो ये एक तरह से टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप देख रहे हो कि जो कर्व का इक्वेशन था उसमें ये वाली चीज पहले से आई हुई थी, e रेज़ टू द पावर 5 और dx रेज़ टू द पावर 5। यही वाली चीज को मैंने सिंपली 0 से इक्वेट कर दिया, यही वाली चीज को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। तो इसके लिए एक बहुत जनरल सा स्टेटमेंट लिखेंगे कि if a curve passes through origin, then equation of tangent will be lowest degree terms equated to 0। ठीक है, तो यहां पर जो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स थे वो ये दोनों थे, तो इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे तो वही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गया तो डन लिख देना। छोटी सी चीज है, समझ में आ गया सभी को तो डन लिख देना। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। फिर मैं एक छोटू सा क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं। ओके, यहां तक समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा। विष्णु, संतृप्ता, स्नेहल, तीन ही लोगों को समझ में आया? इतनी टफ चीज है क्या भाई? हाँ भैया, इतना टफ लग रहा है क्या? दीपम, ओके, निशा, मयूर, जयेंद्र, गायत्री, संतृप्ता, चलो ठीक है। वेदांत, कुछ लोगों को और समझ में आया। तेजस, हाँ डन भी हो गया। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन छोटा सा मैं और दे देता हूं कि ये काम कहां पर आता है। फिर से मैंने बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं रिलेट होता है किस चीज से भाई? सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रिलेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो अगर आपको कभी एग्जाम में कोई पूछे
कोई स्टेट एग्जाम में पूछे कि भाई आपके पास एक कर्व है, एक सर्कल है इनफैक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू सी, तो इसका बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। इसका बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। चलो तो लिख दो तो आंसर जल्दी से। ये है मेरी कर्व और इसका बताना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही ईश्वर। और कोई भाई अभी तो स्टेटमेंट लिखा, इफ अ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा, एट ओरिजिन होगा भाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन will be lowest degree terms equated to 0। तो यहाँ पर lowest degree terms क्या है? अरे काफी लोगों का आंसर आ गया। वेदांत, ईश्वर, दीपम, विष्णु, श्वेता, जयेंद्र। चलो इतने ही लोगों का आया, यानी अभी भी नहीं समझ में आया है। देखो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स ये दोनों हैं, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री 1 1। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स हो गए 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। आप चेक करोगे यही आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, बहुत काम की चीज है भाई। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने आपको कल बोला था कि हमेशा हम ये बोलते हैं कि टेंजेंट वो होता है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके चला जा रहा है और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक कर्व दिखाता हूं जो बहुत फेमस सी कर्व है। जस्ट ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम थोड़ा सा सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं कर्व लेता हूं x³ प्लस y³ माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत फेमस कर्व है भाई, बहुत फेमस कर्व है। जो सबसे पहले मैथमेटिशियन हुए थे, जिन्होंने एक तरह से इन्वेंट किया, किस चीज को इन्वेंट किया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। उनका नाम था डेस्कार्टे। बहुत पुराने एक मैथमेटिशियन, उनका नाम था डेस्कार्टे। उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए ये वाले कर्व का नाम रखा गया फोलियम ऑफ डेस्कार्टे। ठीक है, अब ये कर्व आप बोलोगे सर इंटरेस्टिंग क्यों है, ये वाली कर्व इंटरेस्टिंग क्यों है? ओके, तो ये वाली कर्व इंटरेस्टिंग इसलिए है, चलो मैं आपको इस कर्व का स्केच दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली कर्व इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसके पहले आप जल्दी से मुझे बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कर्व का टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा, इस कर्व का टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा, क्या बोलोगे? इस कर्व के लिए टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे टेंजेंट एट ओरिजिन हो जाएगा 2xy = 0। देखो तो थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री टर्म है। देखो x⁴1 y⁴1 टोटल डिग्री 2 है, तो सेकंड डिग्री टर्म को इक्वेट कर दोगे 0 से। ये 2 रेलेवेंट नहीं है, तो एक्चुअली में टेंजेंट हो जाएगा xy = 0। ठीक है, अब xy = 0 आपने कभी पहले भी देखा होगा। xy = 0 क्या है? xy = 0 एक्चुअली में मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। x एक्सिस है y = 0 और y एक्सिस है x = 0। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो कंबाइंड इक्वेशन है उसको हम लोग बोलते हैं xy = 0। ठीक है भाई, xy = 0 इज द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, चलो तो इसी चीज को समझते हुए मैं अभी ये वाली कर्व स्केच करता हूं आपके लिए। ओके, हाँ चलो मैं एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके, चलो देखो तो अब मैं कर्व बना रहा हूं x³ जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस विल बी x³ ओके plus y³ y⁻³ minus 3xy is equals to 0। ठीक है, ये देखो ऐसे बन गई कर्व। अब ध्यान देना, इस कर्व को एकदम ध्यान से देखना भाई, सभी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो, कर्व के ऊपर ध्यान लगाओगे। अभी हमने क्या पढ़ा
कि भाई इसका टेंजेंट एट ओरिजिन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो तो ये वाली लाइन जो वाई एक्सिस है, कोई कुछ बोल रहा है, एक सेकेंड में चैट, टू चाहिए, नहीं टू नहीं होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, फिर से मुझे वापस जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलो। तो टेंजेंट एट ओरिजिन क्या मिला था, देखो ये वाली कर्व पूरी की पूरी ओरिजिन पे ये वाली लाइन यानी कि वाई एक्सिस यानी कि x इक्वल्स टू 0 और ये वाली लाइन यानी कि x एक्सिस और y इक्वल्स टू 0, ये लग तो रहा है कि इस कर्व के टेंजेंट है, पर इंटरेस्टिंग चीज यहीं पर हो रही है, जब ये वाली लाइन टेंजेंट बन जा रही है तो देखो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो नॉर्मल बन जाएगी। फिर से समझो, इस वाली पार्ट, इस कर्व के इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट को ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट के लिए ये वाली लाइन टेंजेंट है, ठीक है, मैं मानता हूं ये वाली लाइन टेंजेंट है, तो ठीक उसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक उसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो जाएगी। और इस वाले कर्व के ये वाले पार्ट के लिए, ये वाले पार्ट के लिए ये वाली लाइन यानी वाई एक्सिस अगर टेंजेंट है तो एक्स एक्सिस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल बन जाएगी और नॉर्मल होगी भी। देखो तो इस वाले पार्ट को ये वाली लाइन टच करके जा रही है एक पॉइंट पर, ये वाली लाइन उसके परपेंडिकुलर हो जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब समझो, अब मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि इस कर्व के लिए एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट भी है, ये टेंजेंट भी है और ये नॉर्मल भी है, और ये नॉर्मल भी है, ठीक है। तो बहुत महान मैथमेटिशियन डेस्कार्टे के नाम पर इस कर्व का नाम फोलियम ऑफ डेस्कार्टे रखा गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं था भाई वो डेफिनेशन भी, क्योंकि हम कर्व को फंक्शंस नहीं मानते, ये वाली चीज गड़बड़ हो जाती है फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि अभी भी मैंने आपको जो कर्व बताई वो कर्व एक फंक्शन नहीं है, और जब कर्व को फंक्शन नहीं मानोगे तो जरूरी नहीं कि भाई जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो एक ही लाइन ना हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक ही हो जाए, ठीक है, जो कि इस केस में हुआ। ओके चलो, ये इंटरेस्टिंग सी चीज, ओके यहाँ पर 2 लिख दिया, लेकिन उसके बाद मैंने लिखा ना x y is equals to 0, तो ये वाला -2 का कोई रेलेवेंस नहीं। चलो ये छोटी सी चीज सभी को समझ में आई, तो डन लिखो भाई बेटा, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखो डन, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, आसान कॉन्सेप्ट था, ओके। अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग पैरामीटर्स, ओके डन, चलो ओके, आई होप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग पैरामीटर्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में x और y को बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के फॉर्म में डिफाइन कर दिया जाता है, और जब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है तो टेंजेंट और नॉर्मल निकालना मुश्किल हो जाता है। और मैंने आपको कल ही सिखाया था कि जब भी टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में सोचो किसी कॉम्प्लेक्स कर्व के लिए या फिर किसी कोनिक सेक्शन के लिए भी, जिसके इक्वेशंस, जिसके टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस आपको नहीं याद हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली उस कर्व को पैरामीटर के फॉर्म में डिफाइन कर दो, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा पैरामीटर्स के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, ओके। अब पैरामीटर्स में मैं सिंपली बोलूंगा कि जब आप बोलते हो कि सर मेरे पास एक कर्व है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, जब आप बोलते हो सर मेरे पास ये वाली कर्व है, तो मैं बोलता हूं कि इसका पैरामीटर ले लो x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और ले लो y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है। मैं बोलता हूं ये पैरामीटर ले लोगे तो फिर बात बन जाएगी, x की जगह पर a cos थीटा रखेंगे, y की जगह पर a sin थीटा रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगर ये वाली चीज आपको पहले से आती थी, क्योंकि ये वाली चीज तो क्लास 11 का पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, तो आप मुझे बताओ कि इस कर्व का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, x raised to the power 2 upon 3 plus y raised to the power 2 upon 3 is equals to a raised to the power 2 upon 3। इस वाली कर्व के पैरामीटर के फॉर्म में जनरल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे भाई, थीटा के फॉर्म में डिफाइन करो, तो थीटा के फॉर्म में डिफाइन, शायद आपको x नहीं दिख रहा है, ओके थोड़ा सा मैं इधर ये लिख देता हूं ऐसा, x raised to the power 2 upon 3 plus y raised to the power 2 upon 3 is equals to a raised to the power 2 upon 3।
ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इसके पैरामीटर। स्क्रीन ब्लर हो गया है क्या? सभी को स्क्रीन ब्लर दिख रहा है? सभी को स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या भाई? नहीं बेटा, ब्लर नहीं दिख रहा है। यस, कोई बोल रहा है दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। भाई आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है। क्लियर है? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर है। ओके, अच्छा भाई, तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? सोचो तो। अच्छा, आप ठीक हो गया। ओके, देखो इस 1/3 को कैंसिल करना है। ये बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा दिखता है। हमें कोशिश करनी है कि जो 1/3 इसको कैंसिल कर दें, बाकी a जैसा पहले दिखता था वैसा ही रहेगा। तो आप बोलोगे सर, अगर हम फिर से सोचो, यहां पर अगर cos स्क्वायर थीटा आखिरी में बच गया और यहां पर sin स्क्वायर थीटा एकदम लास्ट में बचा रह गया, तो फिर से cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 ले लेंगे, ठीक है। और a रेज़ टू द पावर 2/3 लाने के लिए यहां से a रेज़ टू द पावर 2/3 और यहां से a रेज़ टू द पावर 2/3 अगर कॉमन ले लेंगे तो a रेज़ टू द पावर 2/3 भी आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि अंदर में कुछ आने वाला है a के लिए, a रेज़ टू द पावर 2/3 के लिए, x में भी अंदर में जाएगा a, और y के लिए भी मैं अंदर में भेजूंगा a। ओके, अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे सर क्योंकि cos स्क्वायर थीटा क्रिएट करना है तो फिर क्या करें भाई? cos स्क्वायर थीटा क्रिएट करना है तो 1/3 कैंसिल होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अगर ऐसा ले लेते हैं, ऐसा। अरे पवन का सही आंसर आया है, तेजस, काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है आप सभी। जब x को a cos क्यूब थीटा ले लेंगे, y को a sin क्यूब थीटा ले लेंगे, तब बात बन जाएगी। रख दो तो इनके जगह पर ये RHS मिल जाएगा। तो ये हो जाएंगे मेरे पैरामीट्रिक पॉइंट्स, जनरल पॉइंट इस वाले कर्व के लिए इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। ओके, और दूसरी कर्व्स के बारे में सोचते हैं भाई। चलो, एक मैं क्वेश्चन देने वाला हूं तो मैं बिल्कुल उसी कर्व के बारे में बात करूंगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a गिवन है, तब आप बताओ तो जनरल पॉइंट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू a गिवन है, तो ट्रिक आपको पता चल गई। स्क्वायर रूट ऑफ a चाहिए तो x के साथ a और y के साथ a दे देंगे, ठीक है। x के साथ a, बिल्कुल सही। हाँ, संकेत ने डायरेक्टली बोल दिया सर पावर 4 ले लीजिए, ठीक है। पावर 4 ले लेंगे तो बस यहां पर बन जाएगा cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा और यहां पर बन जाएगा sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा और बात बन जाएगी भाई। देखो तो ऐसा ले लेंगे तो बात बन जाएगी, बिल्कुल सही। हाँ, पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि जब पावर 4 होगा तो स्क्वायर रूट उसको cos स्क्वायर बना देगा, स्क्वायर रूट इज sin रेज़ टू द पावर 4 को sin स्क्वायर बना देगा, तो उनका सम आ जाएगा। इसलिए ये वाली चीज ले लेंगे बस, ठीक है। तो चलो, अगर इतना समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आपको पैरामीट्रिक पॉइंट समझ में आ गए तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स। अब मैं कर्व दे रहा हूं आपको, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये वाली कर्व है इंटरसेप्ट्स, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड फॉर द कर्व। देखो, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स फॉर, ये लिख लो यहां पर फॉर, छोटू से यहां पर फॉर दिस कर्व मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है भाई। फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स फॉर ये वाली कर्व मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। by any tangent to this curve, ठीक है। चल लगा लो तो दिमाग, कोई भी टेंजेंट इस कर्व के ऊपर बना रहे हैं तो उसका जो इंटरसेप्ट बन रहा है उनका सम क्या होगा, आपको ये वाली चीज सोचनी है, ठीक है। कर लो तो ट्राई। आपको ट्रिक बता दिया कि भाई ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप सोच रहे हो उस तरह से आगे जाना है, क्योंकि टेंजेंट की बात हो रही है। सबसे हेल्पिंग हैंड कौन हो जाएगा? आपके पैरामीटर्स हो जाएंगे, जिससे डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए। और अभी तो बता भी दिया कि भाई
भाई वो कर्व क्या लेनी है उसका भी हिंट दे दिया है। तो चलो तो मैं जल्दी से कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपके पास 2 मिनट है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। किसी महारथी का आंसर आया क्या भाई? चलो 2 मिनट खत्म नहीं हुए, आ गया आंसर। ऋषिकेश सही आंसर है, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी आप जो क्वेश्चन देखते हो बुक्स में वो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो कभी कभी जो आंसर्स होते हैं बुक में वो आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर 4 नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सोचो तो, सोचो भाई सोचो, क्या हो जाएगा, क्या ले लें? स्वाति का 1/2 आया है। कोई कुछ बोल रहा धर्मा सर, क्या सर? स्वाति का 1/2 आया है, उसने आंसर किया है मैसेज में मुझे। 1/4 आया, 1/2 1/2 आ रहा, ओके ओके। हाँ लेट अस चेक, किसी का आंसर आया, नीरज ने बोला 3, ईश्वर ने बोला 2। चलो मुझे सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर इस वाले कर्व के लिए यहीं पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इनफैक्ट ये चीज समझ में आ गई है, तो ऐसा करते हैं, इस वाली चीज को इरेज कर लेते हैं, ओके, और ये सब भी इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, ये इरेज कर लिया। अब मुझे आप बताओ तो पहले सबसे पहले x इज इक्वल्स टू क्या ले लें और y इज इक्वल्स टू क्या ले लें। जब मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको लिख रहा हूं तो आप अभी ही पढ़े हो कि इसमें लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 2 cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा और y इज इक्वल्स टू 2 sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा, ऐसा कुछ लिख लेंगे, ठीक है। ये वाली चीज सभी ने बहुत सही, ईश्वर सही आंसर है, ठीक है। 2 sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा, ओके, ऐसा लिख लेंगे। ओके, इसके बाद आप बोलोगे कि सर मुझे तो जरूरत है टेंजेंट निकालने के लिए dy अपॉन dx की, तो आप निकालोगे dy अपॉन d थीटा और आप निकालोगे dx अपॉन d थीटा, ठीक है, अलग अलग। अच्छा, तो आप बोलोगे सर dy अपॉन d थीटा तो सिंपली 4 2 8 sin क्यूब थीटा और sin थीटा का डेरिवेटिव cosine थीटा, ये हो जाएगा। और वैसे ही आप बोलोगे सर dx अपॉन d थीटा के लिए मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये आ जाएगा 4 2 8 cos क्यूब थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा, ठीक है। फिर कैंसिलेशन होंगे संसार में, देखो तो ऊपर में बैठा sin क्यूब, नीचे में बैठा है sin, बच जाएगा sin स्क्वायर ऊपर में, और वैसे ही ऊपर में बैठा है cos थीटा, नीचे में बैठा cos क्यूब, बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये दे देगा मुझे माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसका स्लोप होगा, ये स्लोप होगा टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दिस कर्व। संसार में कोई भी पॉइंट ले लो इस कर्व के ऊपर, उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट जो इस पैरामीटर थीटा से डिफाइन हो रहा है उस पे टेंजेंट का स्लोप माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे सर टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1, ये वाला y1, y माइनस 2 sin raised to the power 4 theta is equals to slope, that is minus tan square theta x minus x1 x minus 2 times of cos raised to the power 4 theta, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सभी का सही आंसर आ रहा है, सोनाली का भी करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है, 2 ही आ रहा आंसर, ओके। फिर आप बोलोगे कि अच्छा सर ये वाली चीज में ऊपर में बैठा हुआ है sin स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा में ऊपर में बैठा है sin स्क्वायर, तो अगर मैं sin स्क्वायर थीटा ले आके डिवाइड कर दूं, ऊपर में बैठे sin स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा y अपॉन sin स्क्वायर थीटा, y अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ इज इक्वल्स टू माइनस अभी भी इधर में बैठा हुआ और नीचे में है cos स्क्वायर, sin स्क्वायर को इधर ले आके डिवाइड कर दिया,
नीचे में बैठा हुआ है cos स्क्वायर, लगा देंगे x के साथ, x cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और नेगेटिव प्लस 2, नीचे में बैठा है cos स्क्वायर, ऊपर में cos रेज़ टू द पावर 4, ये बना देगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को एक साइड ले लेंगे तो ये बन जाएगा x cos स्क्वायर थीटा प्लस y sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यानी कि 2 ही बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, 2 को नीचे ले आओ, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस y डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने आपसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो वो हो जाएगा, देखो तो y एक्सिस के अबाउट इंटरसेप्ट क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा, x एक्सिस के अबाउट इंटरसेप्ट क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों के सम की बात आ रही है तो हो रही है तो आ जाएगा 2। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो डन लिख दो भाई, छोटी सी चीज थी, आई गेस सभी को समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे सब टेंजेंट सब नॉर्मल के बारे में और लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके चलो समझ में आ गया तो डन लिख दो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, भूलना मत इस चीज को। ओके खुशी को 2 बार समझ में, सर एक बार रिपीट कर दो, ठीक है ऋतुजा? किसी ने बोला मेरी आवाज नहीं आ रही, हाँ मैं रिपीट कर देता हूं स्वराज, एक सेकंड, किसने बोला मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, ओके स्वराज ओके ठीक है, फिर ये मुझे कर्व गिवन था, इस कर्व के ऊपर किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी टेंजेंट क्या एक पॉइंट से तो एक यूनिक टेंजेंट ही पास होता है, तो इस कर्व के किसी जनरल पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो उस टेंजेंट, वो जब टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि देखो तो कर्व मुझे नहीं पता कैसे बनने वाली है, कर्व कुछ ऐसे बनने वाली है, ठीक है? इस कर्व पे किसी भी एक जनरल पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो इस टेंजेंट के जो इंटरसेप्ट्स हैं, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं, इन इंटरसेप्ट्स का लेंथ का सम निकालना है, ठीक है? इन इंटरसेप्ट्स का लेंथ का सम निकालना है, ठीक है? ओके चल बता रहा हूं अनीशा, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया कि भाई ये वाली मेरी कर्व है, इस कर्व को डिफाइन करने के लिए मैंने यूज किए पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कैसे निकालना है अभी सिखा दिया था भाई, कि भाई आरएचएस में आना चाहिए √2 और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बना सकते हैं, तो मैंने क्या किया, cos रेज़ टू द पावर 4 ले लेंगे, sin रेज़ टू द पावर 4 ले लेंगे, तो cos स्क्वायर रूट उसको cos स्क्वायर उसको sin स्क्वायर बना देगा, √2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसा दिखने लग जाएगा, इसलिए ये ले लेंगे पैरामीटर्स। फिर मैंने सोचा कि जब मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, जब मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो मुझे स्लोप चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो मुझे स्लोप चाहिए, और जब मुझे स्लोप चाहिए तो मुझे dy upon dx चाहिए, और जब मुझे dy upon dx चाहिए तो मुझे dy upon d थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx upon d थीटा से, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो आ गया माइनस ऑफ tan स्क्वायर, ठीक है? लेकिन मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था टेंजेंट का इक्वेशन, तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए मैंने लिखा y माइनस y1 ये वाला पॉइंट है, ये मेरा जनरल पॉइंट है। जैसे कि जब मैं पैराबोला डिफाइन करता हूं तो 80² 280 ले लेता हूं, वैसी चीज यहां पर हो रही है, ये मेरे पैरामीट्रिक पॉइंट्स हो जा रहे हैं, ठीक है? तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ जो स्लोप आया टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक है? अब मैंने क्या किया, ये जो tan स्क्वायर है इसको लिखना वाला था मैं sin स्क्वायर अपॉन cosine स्क्वायर, तो जो ऊपर वाला sin स्क्वायर है उसको इधर ले आके डिवाइड कर दिया, तो इधर आ गया sin स्क्वायर, फिर इधर आ गया sin स्क्वायर। अब इधर में बचा क्या, -1 अपॉन cos स्क्वायर बचा, क्योंकि sin स्क्वायर तो इधर जा चुका है, तो -1 अपॉन cos स्क्वायर को कैसे किया, -x अपॉन cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? प्लस 2 cos रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर बन गया cos स्क्वायर थीटा।
फिर ये वाली चीज को इधर लेके आ गया तो ये ऐसा बन गया -2 sin स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 कर दिया तो बच गया 2। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, जो x के नीचे बैठा हुआ है, जो y के नीचे बैठा हुआ है वो y इंटरसेप्ट, x के नीचे बैठा हुआ है x इंटरसेप्ट, दोनों को ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ये वाली चीज पूछी गई थी। ठीक है, ओके आई गेस सभी को समझ में आ गया जिन दो लोगों ने पूछा था। ओके चलो सभी को समझ में आ गया, जिन्होंने पूछा था, जिनके डाउट्स थे। अनीशा समझ में आ गया तो 10 लिख दो बेटा। अनीशा समझ में आ गया आपका 5th स्टेप या जो भी पूछा था। सोनाली को तो समझ में आ ही गया था। अनीशा हाँ चलो बहुत अच्छा। चलो पैरामीटर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, सब टेंजेंट सब नॉर्मल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो छोटी सी चीज है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है थोड़ा सा इसी में, तो वो वाली चीज डिस्कस करने वाले हैं भाई। ओके चलो सब टेंजेंट सब नॉर्मल होता क्या है, तो अगर मेरे पास कोई कर्व है, ओके चलो कार्टेशियन प्लेन पे मैं कोई कर्व ले रहा हूं, ये रहा मेरा कार्टेशियन प्लेन, और ये ले लेता हूं मैं कोई भी कर्व, ऐसा ले लिया कोई भी कर्व, इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P। अच्छा अब इस पॉइंट P पे मैंने क्या ड्रॉ किया, ये देखो ये बन गया टेंजेंट, और इसी पॉइंट P से पास करने वाली इसके परपेंडिकुलर लाइन बन गई नॉर्मल। नॉर्मल जिस पॉइंट को x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को ले लिया मैंने n, टेंजेंट जिस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को ले लिया मैंने t। तो ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा नॉर्मल है पॉइंट P पे। अगर पॉइंट P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं x एक्सिस पे, और इस परपेंडिकुलर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को x बोल देता हूं। ठीक है, सभी चीजें आ गई, आप आई गेस आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो ये वाली जो चीज बनती है ST, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट अबाउट x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट, ये वाला जो इंटरसेप्ट बन रहा है, दिस थिंग अबाउट x एक्सिस ST, इसी को बोलते हैं हम, ये वाली चीज होती है सब टेंजेंट, ये वाली चीज होती है सब टेंजेंट। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक जितना भी इंटरसेप्ट बन रहा है इस टेंजेंट का अबाउट x एक्सिस, उसका प्रोजेक्शन होता है सब टेंजेंट। यहां से लेके यहां तक जितना भी इंटरसेप्ट बन रहा है इस नॉर्मल का, उसका प्रोजेक्शन अबाउट x एक्सिस, प्रोजेक्शन आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसका प्रोजेक्शन अबाउट x एक्सिस होता है SN। दिस इज सेम एज सब नॉर्मल, इसको बोलते हैं सब नॉर्मल। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, केवल स्केच से समझ में आ जाएगा। तो स्केच बना लोगे तो आगे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सब टेंजेंट, क्या होता है सब नॉर्मल। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इस सब टेंजेंट की लेंथ चाहिए, इस सब नॉर्मल की लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा भाई। चलो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया है, इस पॉइंट को x1, y1 ले लेते हैं, ये फिक्स पॉइंट कर दिया, इस पॉइंट को ले लिया x1, y1। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये कोई अगर एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, तो इसी थीटा को हम स्लोप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी थीटा को हम स्लोप के, ये थीटा को नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, ये वाला थीटा दिखाने के लिए छोड़ो, थोड़ा मैं और थोड़ा बड़ा थीटा बना देता हूं, ये हो जाएगा मेरा थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा थीटा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि tan थीटा ही होगा आपका dy/dx किस पॉइंट पे, x1, y1 पे। ठीक है, dy/dx एट पॉइंट x1, y1। अब ये tan थीटा होगा क्या, ये tan थीटा होगा ये वाला हाइट या ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये बेस जो st है। ठीक है, ये वाला tan थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ps, बेस है st। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है भाई, ये ps है, ps अपॉन st
st तो सब टेंजेंट का लेंथ है, ठीक है। ps का लेंथ क्या है, तो ये कुछ ऐसा होगा, आप बोलोगे सर ये dy अपॉन dx at which point at point x1 y1 is equals to ps है मेरा ऑर्डिनेट उस पॉइंट का, और st को एज इट इज लिखते हैं, तो st की वैल्यू आ जाएगी st will be equals to length of subtangent will be equals to y1 multiplied by dx upon dy, y1 multiplied by dx upon dy at which point, at point x1 y1, ठीक है भैया। तो ये हो गया लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। अगर ये लेंथ है तो डेरिवेटिव को हक है कि वो नेगेटिव हो सकता है, पॉइंट को हक है कि वो नेगेटिव हो सकता है। तो आप बोलोगे कि सर जब लेंथ की बात कर रहे हो तो क्यों ना मॉडुलस लगा दे, तो लगा दिया मॉडुलस भाई, सब टेंजेंट की लेंथ ये हो जाती है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। देखो बेटा ऐसे नहीं बोलना है। नीरज कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, ओके कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया बेटा। चलो बहुत छोटी सी चीज है तो मैं इसको तो पूरा रिपीट कर सकता हूं। tan थीटा मतलब इस वाले ट्रायंगल को ले लो, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा ये होता है स्लोप, और स्लोप होता है dy अपॉन dx। किस पॉइंट की बात हो रही है, x1 y1, तो dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इज परपेंडिकुलर ps डिवाइडेड बाय बेस st। ऐसा हो जाएगा, लेकिन ps की लेंथ आपको पता है, अगर इस पॉइंट की बात हो रही है तो इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वही हो जाएगा ps। इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, y1 है, y1 रख दिया, st नीचे बैठा हुआ है, st को ऊपर लेके आ गया, ये वाली चीज को उल्टा कर दिया, ये वाली चीज को उल्टा करके लिख दिया, तो dx अपॉन dy एट पॉइंट x1 y1 हो गया, y1 से मल्टीप्लाई हो गया, st की लेंथ आ गई। आई चीज समझ में नीरज आया, समझ में बेटा। ओके सर सेकंड लास्ट पॉइंट नहीं समझा, अब समझ में आ गया क्या मयूर, समझ में आया अभी भी नहीं समझा तो मैं फिर से समझाता हूं। ओके डन। चलो अब आप मेरी मदद करोगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालने में। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आप मेरी मदद करोगे कि सर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाली चीज का लेंथ निकालना है, एसएन निकालना है। करो तो एक बार ट्राई। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है भाई, लगाओ तो दिमाग भाई। इस नॉर्मल का स्लोप क्या है, ये वाला एंगल थीटा है, इस नॉर्मल का स्लोप क्या है भाई, इस नॉर्मल का स्लोप क्या है, सॉरी ये वाला एंगल थीटा नहीं है, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, ये वाला अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है मेरे टेंजेंट के तो उसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ dx अपॉन dy, उसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ dx अपॉन dy किस पॉइंट पर, x1 y1 पे, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप ही ये वाले एंगल की बात करेगा, नॉर्मल का स्लोप ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करेगा। तो चलो तो लगा दो, तो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट लगाओ पवन। ओके समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अब मैं ट्राइंगल लूंगा पीएनएस ले लिया ट्राइंगल। अच्छा पीएनएस में देखो, यहां पर अगर कोई एंगल थीटा लेते हैं, यहां पर अगर कोई एंगल थीटा लेते हैं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या है, ये लाइन है मेरी नॉर्मल, इस लाइन का स्लोप है माइनस ऑफ dx अपॉन dy, लेकिन वो स्लोप तब है जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से देख रहा हूं। जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से देख रहा हूं तो स्लोप माइनस ऑफ dx अपॉन dy है। जब मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तो ये वाला एंगल एक एक्यूट एंगल बन गया, तो इस एंगल के लिए ये लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस नहीं प्लस dx अपॉन dy। फिर से समझो, मैं इस ट्रायंगल में इस थीटा एंगल की बात कर रहा हूं। जब मैं ये वाला एंगल लूंगा तो इसका स्लोप हो जाएगा ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के, इसलिए इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट पॉइंट x1 y1। लेकिन जब मैं ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाता हूं, एक सर्कल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं भाई, ठीक है। जब ट्रायंगल के लिए लगाते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जानी चाहिए, तो ये एक्यूट एंगल थीटा dx अपॉन dy आ जाएगा। किस पॉइंट पर, पॉइंट है x1 y1। आप बोलोगे सर ये वाली चीज फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगी, ये वाली चीज फिर से pn अपॉन बेस sn के बराबर हो जाएगी, और pn की वैल्यू फिर से सर p
सॉरी पी एस अपॉन एस एन के बराबर हो जाएगी, और पी एस की वैल्यू फिर से सर y1 हो जाएगी, तो एस एन की वैल्यू मिल जाएगी, एस एन को इधर ले आओ, एस एन विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 मल्टीप्लाइड बाय ps व्हिच इज सेम एज y1। फिर से जब मैं लेंथ की बात करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ, हाँ ठीक है, ईश्वर माइनस को हटा दो क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, माइनस ऑफ डी ऑफ y अपॉन dx एट पॉइंट, नहीं मल्टीप्लाइड बाय y1 होगा। ओके चलो, सभी को समझ में आया तो डन लिख दो बेटा, समझ में आया तो डन लिख दो। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो समझ में आया तो डन लिख दो, आगे बढ़ते हैं। ओके किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। चल सही है, हाँ निशा देखो तो, देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल मेरा स्लोप दे देगा इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ dx अपॉन dy। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है मेरी टैंजेंट की, जिसका स्लोप है dx अपॉन dy, इसका स्लोप है dy अपॉन dx, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, टैंजेंट के स्लोप को उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ऑफ dx अपॉन dy, ठीक है। स्लोप ऑफ टैंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस ऑफ 1, टैंजेंट का स्लोप है dy अपॉन dx, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा उसमें -1 मल्टीप्लाई करो, उल्टा कर दो, माइनस ऑफ dx अपॉन dy। ये वाला एंगल, ये वाला जो स्लोप है वो दे रहा है माइनस dx अपॉन dy, लेकिन बात किसकी हो रही है? ये छोटे से एक्यूट एंगल की, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि स्लोप की बात हो रही है तो इस वाले थीटा की बात होगी, ये वाला थीटा निकालना, ये वाला थीटा हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ dx अपॉन dy, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्यूट एंगल थीटा आ रहा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ps, बेस है sn, तो फिर sn की वैल्यू, sn का लेंथ चाहिए, sn को इधर ले लेंगे, ये वाली चीज को RHS में लेके जाएंगे, RHS में ले जाएंगे तो उल्टा कर देंगे, तो dy अपॉन dx एट x1 y1 निकालेंगे और ps की वैल्यू y1 लिख लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। सर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म वाले कर्व के इक्वेशन कब करोगे? अभी किया स्वराज, अभी किया ना आज। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट 2। अगर एक्स एक्सिस से टेंजेंट नहीं मिला तो सब टेंजेंट इंफिनिटी हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही, तब पूछेगा ही नहीं आपसे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, नहीं पूछेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस ही अगर बन जाएगा टेंजेंट तो फिर नहीं पूछेगा, ठीक है। आई चीज समझ में संकेत? ओके किसी और को कुछ पूछना है? चलो किसी और को कोई डाउट नहीं है? आगे ओके चलो इसी में आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट, अभी तो लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन देखा, अब देखेंगे कर्व और कर्व का इंटरसेक्शन, ठीक है। कर्व और कर्व का इंटरसेक्शन, तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा हो रहा है, बट हाँ थ्योरी भी है इसमें, तो एक और छोटी सी थ्योरी वाली पोर्शन है, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, छोटा सा थ्योरी वाला पोर्शन और बचा है, इसके बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से हम वो वाली चीज रिवाइज कर लेंगे अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो, और अगर पहले नहीं पढ़ा है तो भैया देख लो। देखो दो कर्व्स का इंटरसेक्शन, दो कर्व्स के बीच में एंगल क्या होता है? जब आप बोलते हो कि दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है तो आपने पढ़ लिया tan थीटा m1 m2 अपॉन 1 m1 m2, दो लाइंस के बीच का एंगल होता है। अब देखो एक कर्व ऐसा है, दूसरा कर्व ऐसा है, ऐसे ऐसे कर्व्स बन रही है, ठीक है, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही निशान, वर्टिकल टेंजेंट के लिए सब टेंजेंट जीरो हो जाएगा, ओके। चलो तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे चाहिए एंगल बिटवीन कर्व्स, यहीं पर लिख लेते हैं एंगल बिटवीन कर्व्स, ठीक है, एंगल बिटवीन कर्व्स, ठीक है। और जब मैं एंगल बिटवीन कर्व्स की बात करता हूं तो एंगल बिटवीन कर्व्स होता है एंगल बिटवीन their tangents at the point of intersection, ठीक है। तो सिंपली ये थ्योरी वाला पोर्शन है, एंगल बिटवीन
angle between two curves is equal to angle between their tangents at the point of intersection. तो अगर दो कर्व्स इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक कर्व का नाम C1 ले लिया मैंने, दूसरी कर्व को बोला C2, तो दो कर्व्स के बीच में एंगल का मतलब इनके टैंजेंट्स के बीच में एंगल होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, तो ये हो गई मेरी पहली वाली कर्व, ये हो गया उसका टैंजेंट, ये हो गया उसका टैंजेंट, ओके, ये हो गई मेरी पहली कर्व, और ये हो गई मेरी दूसरी कर्व, और ये हो गया उसका टैंजेंट, ये है दूसरी वाली कर्व ऐसे, ठीक है, दूसरी वाली कर्व, पहली वाली कर्व, ठीक है। तो टैंजेंट्स के बीच जो एंगल होगा ये हो जाएगा एक एंगल θ1, ये दे देगा एक एंगल θ2। टैंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा बेटा, यहां पर कोई एंगल आएगा θ, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट तो ये पॉइंट P दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले वाले टैंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, पहले वाले टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा tan θ1, और पहले वाले टैंजेंट का स्लोप इस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं x1, y1, तो पहले वाले टैंजेंट का स्लोप इस पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 पर कर्व के लिए हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। कौन सी कर्व के लिए, कर्व अगर ये वाले टैंजेंट की बात कर रहे हैं तो ये वाले कर्व को मैं मान लेता हूं C1, केवल स्केच में गड़बड़ हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाली कर्व का टैंजेंट ये है जो एंगल θ1 बना रहा है, तो tan θ1 हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फॉर कर्व C1, कौन से पॉइंट पर x1, y1 पर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फर्स्ट वाली कर्व के लिए। अच्छा, tan θ2 हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x फॉर व्हिच कर्व। देखो तो ये जो सेकंड वाला θ2 बन रहा है दूसरी वाली कर्व का टैंजेंट बना रहा है, तो फॉर कर्व C2 कौन सी पॉइंट अभी भी x1, y1 है। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि बेटा दोनों कर्व एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट तो यही रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एंगल थीटा ये बिल्कुल वही है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। तो एंगल थीटा हो जाएगा, tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा ये वाला स्लोप, tan थीटा हो जाएगा m1 m2, यानी कि चलो यहां पर tan थीटा हो जाएगा m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब इस वाली चीज को यूज करेंगे तो देखो, तो यही तो है पहली वाली लाइन का स्लोप, यही तो है मेरी पहली वाली लाइन का स्लोप, यही तो है मेरी दूसरी वाली लाइन का स्लोप। तो tan थीटा लिखेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x फॉर कर्व C1 माइनस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x फॉर कर्व C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस change in y with respect to x for curve C1 multiplied by change in y with respect to x for curve C2। ये वाली चीज हो जाएगी tan of angle theta in between them। लेकिन आपको हमेशा acute angle की बात करनी होती है, obtuse angle तो pi minus 1 एंगल मिल सकता है, तो हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। पता नहीं भाई कौन सा dy upon dx बड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो मैं एक्यूट एंगल थीटा की बात करूंगा, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही दिखता है m1 m2 upon 1 m1 m2, लेकिन यहाँ पर पहली वाली कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डेरिवेटिव निकालो, दूसरी वाली कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डेरिवेटिव निकालो, तो m1 और m2 मिल जाएंगे, फॉर्मूला वही लगा दोगे तो कर्व के बीच में एंगल मिल जाएगा। और कर्व के बीच में एंगल क्या होता है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट्स के बीच के एंगल के बराबर होता है, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज
आई गेस सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके कुछ दो तीन केसेस हैं जिसमें मैं ऑर्थोगोनल कर्व्स की बात करूंगा सबसे पहले। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कर्व्स, चलो तो यहां तक समझ में आ गया तो सभी डन लिखो, तब डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल कर्व्स जल्दी से। यहां तक समझ में आ गया, डन लिख दो, ऑर्थोगोनल कर्व्स डिस्कस करेंगे फिर। ओके ठीक है, चलो तो ऑर्थोगोनल कर्व्स कुछ नहीं होती, जब दो टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो 90 डिग्री एंगल बना जाते हैं। तो जो दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल आ रहा है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, जो एंगल बिटवीन टू कर्व्स आ रहा है ये 90 डिग्री हो जाए तो कर्व्स ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, यही पर्टिकुलर एंगल और ये एंगल क्या होता है, ये इनके इनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो दो कर्व्स ऑर्थोगोनल हो जा रही हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, उनके उनके बीच का एंगल बिटवीन एंड। हेलो बच्चों, लगता है सर का इंटरनेट करने थोड़ा थोड़ा वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, कनेक्शन सेटअप हो नहीं पा रहा है। तो आज का क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। कल से वापस जो ये लास्ट क्वेश्चन किया था वहीं से स्टार्ट होगा। तो कल से वापस इसी टाइम पे, बोले तो मंडे से। कल हाँ, कल आपका टेस्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे, शायद ग्रुप पे इन्फॉर्म भी कर दिया है। जिसने पूछा था कि सर टेस्ट होगा कि नहीं होगा, टेस्ट होगा कल। और टेस्ट का चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सो सबके लिए ऑल द बेस्ट, और ट्राई करना कि हाँ हाँ आउट ऑफ आ जाए किसी का, तो पूरे में से पूरे मार्क्स। चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। अगर किसी को डाउट हो आज का और किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो आप ग्रुप में कोई पूछ रहा था कि सर लास्ट पार्ट, तो अगर उसने क्वेश्चन किया है मतलब नोट किया है तो तुम सब मतलब व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगर किसी को डाउट है आज के कुछ इसमें तो व्हाट्सएप पे पोस्ट करके पूछ सकते हो। ओके बाय प्रिंशु, बाय एवरीवन, और कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। चलो बाय बाय।